श्रोतागण एवं दर्शकगण का मूल निवासी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। हमारा परिवार मूल रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले में स्थित दापोली तालुके का निवासी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू होने के साथ ही मेरे पुरखे अपने वंशानुगत धंधे को छोड़कर कंपनी के फौज में भर्ती हो गए थे। मेरे पिता ने भी परिवार की परंपरा के मुताबिक नौकरी कर ली। वे अफसर की रैंक तक पहुंचे और सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद मेरे पिता परिवार के साथ दापोली गए ताकि वहां पर फिर से बस जाए, लेकिन कुछ वजह से उनका मन बदल गया। परिवार दापोली से सातारा आ गया, जहां हम 1904 तक रहे। मेरी याददाश्त के मुताबिक पहली घटना 1901 की है, जब हम सतारा में रहते थे। मेरी मां की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता सतारा जिले में खातू तालुके की कोरेगांव में खजांची की नौकरी पर थे। वहां मुंबई की सरकार अकाल पीड़ित किसानों को रोजगार देने के लिए तालाब खुदवा रही थी। अकाल से हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता जब कोरेगांव गए तो मुझे, मेरे बड़े भाई और मेरी बहन, बड़ी बहन के 2 बेटों को, बड़ी बहन की मौत हो चुकी थी, मेरी रहती और कुछ सहृदय पड़ोसियों के जिम्मे में छोड़ गए थे। मेरी काकी काफी भोली थी, लेकिन हमारे खास मदद नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके पैरों में तकलीफ थी, जिसके बिना वो किसी सहारे के चल फिर नहीं पाती थी। अक्सर उन्हें उठाकर ले जाना पड़ता था। मेरी बहनें भी थीं, उनकी शादी हो चुकी थी और वो अपने परिवार के साथ कुछ दूर पर रहती थी। खाना पकाना हमारे लिए एक समस्या थी, खासकर इसलिए हमारी काकी शारीरिक अपंगता के कारण काम नहीं कर पाती थी। हम 4 बच्चे स्कूल जाते थे और खाना भी पकाते थे, लेकिन हम रोटी नहीं बना पाते थे, इसलिए पुलाव से काम चलाते थे। वो बनाना सबसे आसान था, क्योंकि चावल और गोश्त मिलने से ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना पड़ता था। मेरे पिताजी खजांची थे, इसलिए हमें देखने के लिए सतारा से आना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में कोरेगांव आ जाएं। हम बच्चे ये सोचकर ही काफी उत्तेजित हो गए, क्योंकि तब तक हम में से किसी ने भी रेलगाड़ी नहीं देखी थी। भारी तैयारी हुई सफर के लिए। अंग्रेजी स्टाइल के नए कुर्ते, रंग बिरंगी नक्काशीदार टोपी, नए जूते, नई रश्मि किनारी वाली धोती खरीदी गई। मेरे पिता ने यात्रा का पूरा ब्यौरा लिखकर भेजा था और कहा था कि कब चलोगे ये लिखकर भेजना, कब चलोगे या लिखकर भेजना, ताकि कोई रेलवे स्टेशन पर अपने चपरासी को भेज दे जो हमें कोरेगांव तक ले जाएगा। इसी इंतजाम के साथ मेरा भाई और मेरी बहन का बेटा सतारा के लिए चल पड़े। कई को पड़ोसियों के सहारे छोड़ आए, जिन्होंने उनकी देखभाल का वादा किया था। रेलवे स्टेशन हमारे घर से 10 मील दूर था, इसलिए स्टेशन तक जाने के लिए तांगा किया गया। हम नए कपड़े पहनकर खुशी में झूलते हुए घर से निकले, लेकिन काकी हमारी विदाई पर अपना दुख रोक नहीं सकी और जोर जोर से रोने लगी। हम स्टेशन पहुंचे तो मेरा भाई टिकट ले आया और उसने मुझे और बहन को के बेटे को रास्ते में खर्च करने के लिए 2-2 आना दिए। हम फौरन सा खर्च हो गए और पहले नींबू पानी की बोतल खरीदी। कुछ देर बाद गाड़ी ने सीटी बजाई तो हम जल्दी जल्दी चढ़ गए ताकि कहीं छूट ना जाए। हमें कहा गया था कि उतरना है, जो कोरेगांव का सबसे नजदीकी स्टेशन है। ट्रेन शाम को 5 बजे मंसूर पहुंची और हम अपने सामान के साथ उतर गए। कुछ ही मिनट में ट्रेन से उतरे, सभी लोग अपने ठिकाने की ओर चले गए। हम 4 बच्चे प्लेटफॉर्म पर बच गए। हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर बाद भी कोई नहीं आया। घंटा घर बीतने लगा तो स्टेशन मास्टर हमारे पास आया। उसने हमारा टिकट देखा और पूछा, तुम लोग क्यों रुके हो? हमने उन्हें बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम अपने पिता
या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं जानते थे कि कोरेगांव कैसे पहुंचेंगे। हमने कपड़े लते अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। इसलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया था कि हम ब्राह्मणों के बच्चे हैं। वह हमारी परेशानी से काफी दुखी हुए। लेकिन हिंदुओं में जैसा आम तौर पर होता था, स्टेशन मास्टर पूछ बैठा कि हम कौन हैं। मैं बिना कुछ सोचे समझकर पाक से कह दिया कि हम महार हैं। मुंबई प्रेसिडेंसी में महार अछूत माने जाते थे। वह दंग रह गया। अचानक उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। हम उसके चेहरे पर भी विविध तृष्णा का भाव साफ साफ देख सकते थे। वह फौरन अपने कमरे की ओर चला गया और हम वहीं पर खड़े रहे। 20-25 मिनट बीत गए। सूरज डूबने ही वाला था। हम हैरान परेशान थे। यात्रा के शुरुआत वाली हमारी खुशी शांत हो चुकी थी। हम उदास हो गए। करीब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटा और उसने हमसे पूछा कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। हमने कहा कि अगर कोई बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो हम कोरेगांव चले जाएंगे, और अगर दूर ना हो तो पैदल भी जा सकते हैं। वहां किराए पर जाने के लिए कई बैलगाड़ियां थी, लेकिन स्टेशन मास्टर से मेरा महार कहना गाड़ी वालों को सुनाई पड़ गया था और कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। हम दूना किराया देने को तैयार थे, लेकिन पैसों का लालच भी काम नहीं कर रहा था। हमारी ओर से बात कर रहे स्टेशन मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसके दिमाग में कोई बात आई और उसने हमसे पूछा, क्या तुम लोग गाड़ी हाँक सकते हो? हम फौरन बोल पड़े, हाँ, हम हाँक सकते हैं। यह सुनकर वो गाड़ी वाहनों के पास गया और उनसे कहा कि तुम्हें 2 गुना किराया मिलेगा और गाड़ी खुद चलाएंगे। गाड़ी वाला खुद गाड़ी के साथ पैदल चलता रहेगा। एक गाड़ी वाला राजी हो गया। उसे दूना किराया मिल रहा था और वो अपवित्र होने से बचा भी रहेगा। शाम करीब 3:30 बजे हम चलने को तैयार हुए, लेकिन हमारी चिंता ये थी कि अस्वस्थ होने के बाद ही स्टेशन छोड़ा जाए, कि हम अंधेरे के पहले कोरेगांव पहुंच जाएंगे। हमने गाड़ी वाला से पूछा, कोरेगांव कितनी दूर है और कितनी देर में पहुंच जाएंगे? उसने बताया कि 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। उसकी बात पर यकीन करके हमने अपना सामान गाड़ी पर रखा और स्टेशन मास्टर को शुक्रिया का कर गाड़ी में चढ़ गए। हम में से एक ने गाड़ी संभाली। हम चल पड़े। गाड़ी वाला बगल में पैदल चल रहा था। स्टेशन से कुछ दूरी पर एक नदी थी, बिल्कुल सूखी हुई। उसमें कहीं कहीं पानी के छोटे छोटे गड्ढे थे। गाड़ी वाहन ने कहा कि हमें यहां रुककर खाना खा लेना चाहिए, वरना रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा। हम राजी हो गए। उसने किराए का एक हिस्सा मांगा ताकि बगल के गांव में जाकर खाना खा सके। भाई ने उसे कुछ पैसे दिए और वो जल्दी आने का वादा करके चला गया। हमें भूख लगी थी। काकी ने पड़ोसी औरतों से हमारे रास्ते के लिए कुछ अच्छा भोजन बनवा दिया था। हमने टिफिन बॉक्स खोला और खाने लगे। अब हमें पानी चाहिए था। हम में से एक नदी वालों वाले पानी के गड्ढे की ओर गया, लेकिन उसमें तो गाय बैल की गोबर और पेशाब की बदबू आ रही थी। पानी के बिना हमने आधे पेट खाना खाकर टिफिन बंद कर दिया और गाड़ी वाला का इंतजार करने लगे, लेकिन देर तक वो नहीं आया। हम चारों ओर उसे देख रहे थे। आखिरकार वो आया। 4-5 मील आगे बढ़े तो कि अचानक गाड़ी वाला कूदकर गाड़ी पर बैठ गया और गाड़ी हाँकने लगा। हम चकित थे कि ये वही आदमी है जो अपवित्र होने के डर से गाड़ी में नहीं बैठ रहा था, लेकिन उसे कुछ पूछने की हिम्मत हम नहीं कर पाए। हम बस जल्दी से जल्दी कोरेगांव पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जल्दी ही अंधेरा छा गया। रास्ता दिख नहीं रहा था। कोई आदमी या पशु भी नजर नहीं आ रहा था। हम डर गए। 3 घंटे से ज्यादा हो गए थे, लेकिन कोरेगांव का कहीं नामो निशान सब नहीं था। कभी हमारे मन में ये डर पैदा हुआ है कि कहीं ये गाड़ी वहां हमें ऐसी जगह
तो नहीं ले जा रहा है कि हमें मार कर सामान लूट ले। हमारे पास सोने के गाने भी थे। हम उसे पूछने वालों की कोरेगांव और कितना दूर है वो बोलता जा रहा था। ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी ही पहुंच जाओगे। रात के 10 बज चुके थे। हम डर के मारे सुसुकने लगे और गाड़ी वालों को कोसने लगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक हमें कुछ दूर पर एक बत्ती जलती दिखाई दी। गाड़ी वाला ने बोला, वो देखो, चुंगी वाले की बत्ती है। रात में हम वहीं रुकेंगे। हमें कुछ राहत महसूस हुई। आखिर 2 घंटे में हम चुंगी वाले की झोपड़ी तक पहुंचे। ये एक पहाड़ी की तलहटी में उसके दूसरी ओर स्थित थी। वहां पहुंचकर हमने पाया कि बड़ी संख्या में बैलगाड़ियां वहां रात गुजार रही है। हम भूखे थे और खाना खाना चाहते थे, लेकिन पानी नहीं था। हमने गाड़ी वहां से पूछा, कहीं पानी मिल जाएगा? उसने हमें चलाया कि चुंगी वाला हिंदू है और अगर हमने सच बोल दिया कि हम बाहर हैं तो पानी नहीं मिल पाएगा। उसने कहा, कहो कि तुम मुसलमान हो और अपनी तकदीर आजमा लो। उसकी सलाह पर मैं चुंगी वाले की झोपड़ी में गया और पूछा कि थोड़ा पानी मिल जाएगा। उसने पूछा, कौन हो? मैंने कहा कि हम मुसलमान हैं। मैंने उससे उर्दू में बात की जो मुझे अच्छी आती थी, लेकिन यह चालाकी काम नहीं आई। उसने रुखाई से कहा, तुम्हारे लिए यहां पानी किसने रखा है? पहाड़ी पर पानी है, जो वहां से ले आओ। मैं अपना सा मुंह लेकर गाड़ी के पास लौट आया। मेरे भाई ने सुना तो कहा, चलो सो जाओ। बैल खोल दिए गए और गाड़ी जमीन पर रख दी गई। हमने गाड़ी के निचले हिस्से में बिस्तर डाल और जैसे तैसे लेट गए। मेरे दिमाग में चल रहा था, हमारे पास भोजन काफी है। भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन पानी के बिना हमें भूखे सोना पड़ रहा है। पानी इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत हैं। मैं यही सोच रहा था, मेरे भाई के मन में एक आशंका उभर आया। उसने कहा कि हमें एक साथ नहीं सोना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक बार में 2 लोग सोएंगे और 2 लोग जागेंगे। इस तरह पहाड़ी के नीचे हमारी रात कटी। तड़के 5 बजे गाड़ी वाला आया और कहने लगा कि हमें कोरेगांव के लिए चल देना चाहिए। हमने माना कर दिया और उसे 8 बजे चलने को कहा। हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। वह कुछ नहीं बोला। आखिर हम 8 बजे चले और 11 बजे कोरेगांव पहुंचे। मेरे पिता हम लोगों को देखकर हैरान थे। उन्होंने बताया कि उन्हें हमारे आने की कोई सूचना नहीं मिली थी। हमने कहा कि हमने चिट्ठी भेजी थी। बाद में पता चला कि मेरे पिता के नौकर को चिट्ठी मिली थी, लेकिन वह उन्हें देना भूल गया। इस घटना की मेरे जीवन में काफी अहमियत है। मैं तब 9 साल का था। इस घटना की मेरे दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी पड़ी है। इसके पहले मैं जानता था कि मैं अछूत हूं और अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। मसलन स्कूल में मैं अपने बराबरी के साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था। मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। मैं यह भी जानता था कि मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखा था और स्कूल की सफाई करने वाला है नौकर भी उस बोरा को नहीं छूता था, क्योंकि मैं अछूत हूं। मैं बोरा रोज घर लेकर जाता और अगले दिन लाता था। स्कूल में मैं ये अभी जानता था कि ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती तो वो मास्टर से पूछकर नल पर जाते थे और अपनी प्यास बुझा लेते थे। पर मेरी बात अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था, इसलिए मास्टर की इजाजत के बाद चपरासी का होना जरूरी था। अगर चपरासी नहीं है तो मुझे प्यास से प्यासा ही रहना पड़ता था। घर में भी कपड़े मेरी बहन धोती थी। सतारा में धोबी नहीं थे। ऐसा नहीं था हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे, ऐसा भी बात नहीं था। हमारी बहन को कपड़े इसलिए धोने पड़ते थे क्योंकि हम अछूतों का कपड़ा कोई धोबी होता नहीं था। हमारे बाल भी मेरी बड़ी बहन काटती थी, क्योंकि कोई नाई हम अछूतों के बाल नहीं कटता था। मैं ये सब जानता था, लेकिन उस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसी से मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। उस घटना से पहले तक मेरे लिए सब कुछ सामान्य सा था,
जैसा कि स्वर्ण हिंदू और अछूतों के साथ आमतौर पर होता है। तो दोस्तों, ये थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बचपन की कहानी, जो उस समय 9 साल के थे और अपने सामने वो खुद इस छुआछूत की बीमारी को देखे और उनका दिमाग खटक गया। और इसका अगर प्रमाण चाहिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बुक आई है, वीज़ा की प्रतीक्षा में, वेटिंग फॉर वीज़ा। उस किताब को पढ़कर इसका प्रमाण आप जान सकते हैं कि एकदम सच्ची घटना पर आधारित वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें, और आगे भी आप लोग को अच्छे से अच्छा वीडियो बना कर दूँगा। धन्यवाद।